इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ये नाविक था। गैरीबाल्डी भी नाविक हो पर कर्म से वो एक कुशल सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 2, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजनी जो थे एक राजनीतिक आदमी थे, और जब मेजनी ने विश्व के महान लेखकों की कृतियों का गहरा अध्ययन किया तो इससे उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। तब जाके मेजनी ने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। तो किसकी सदस्यता ग्रहण की? कार्बोनरी का। तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी। अब देखिए, कार्बोनरी जो थे ये एक उग्र राष्ट्रवादी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसके विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। इसके एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा था, ये भी ध्यान रखिए। कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राय राज्य के निर्माण के बारे में पूछने किसने किया था? लुईस हर्मान, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो ये किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। यदि इसमें थोड़ा डिस्कस कर ले तो आपको ये हम बताना चाहेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बनने के पहले ही उसने जो है ऑस्ट्रिया को हराकर इटली के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। और इसके बाद जब वह 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना तो उसने ब्रिटेन के अतिरिक्त पूरे यूरोप पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। साथ ही उसने जो है राष्ट्रवादी भावना को खूब बढ़ावा दिया था। उस समय जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना सबसे अधिक था। इसी बात को वो देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज्य और सिसेलपाइन गणराज्य स्थापना किया, और वहीं जर्मनी में जो है उसने क्या किया था? जर्मन राय राज्य यानी कि जर्मन राय संघ की स्थापना किया था। तो ये इसमें डिस्कशन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, काउंट काबुर को विक्टर एनुमन ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसको नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री के पद पर। इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। 1850 में काबूर जो है सार्डिनिया के नए राज्य विक्टर इमैनुअल का कृषि व्यापार तथा नौशक्ति का मंत्री बना, और 1852 में जाके उसको जो है विक्टर इमैनुअल के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये ध्यान रखिए। यानी कि सबसे पहले जो है वो 1850 में वो पहले क्या बने थे? तो वो कृषि और व्यापार तथा नौशक्ति का मंत्री थे। बाद में जाके वो क्या हुए थे? उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? विक्टर इमैनुअल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परसा राज्य द्वारा स्थापित जालवेरिन एक संस्थान थी। कैसी संस्थान थी? तो ये एक व्यापारियों की संस्थान थी। अब देखिए, इसकी स्थापना जो है 1834 में किया गया, और इससे व्यापारियों को जो है काफी फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि व्यापारी अभी तक जहां तहां अनावश्यक शुल्क दिया करते थे, अब उसको ये अनावश्यक शुल्क देने की किसी को जरूरत नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ये किसके साथ हुई थी? तो ये तुर्कियों के साथ हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हमारा 1871 ईस्वी में हुआ था, और ये वही संधि है, फ्रैंकफर्ट की वही संधि है जिसके द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस देश के लिए? यूनान देश का। तो यूनान देश का जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान था ये यूरोप वासियों के लिए काफी ही फायदेमंद साबित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा बुर्बो वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था? बताइए, फ्रांस जब छींकता है तो किसको सर्दी जुकाम होता है? यूरोप को। ये बात किसने कहा था?
तो ये बात कहा था मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक। अब देखिए, ये बात तो कहा था, लेकिन इसके अलावा भी इनका एक मूल शासन करने की मूल मंत्र था। वो मूल मंत्र क्या था? ये कहते थे शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। मेटरनिक जो था ये ऑस्ट्रिया के चांसलर था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी और जो प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है उसको कुचल देना है और पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना है। बस समझ में आ रही है? तो चलिए हम अपनी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को ये कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को। ठीक है, ये यूनान को, ये क्या हो गया? हाँ, यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्या था इसका प्रमुख कारण? देखिए, फ्रांस में क्रांति होने का जो कारण था ये था कि वहाँ के जो राजा थे, जो भी शासक था, वो बड़ा ही निरंकुश था, इसीलिए वहाँ पे ये क्रांति हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? देखिए, इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मसीहा जो है ये कहा जाता है मेजनी को। मोसे मसीहा, मोसे मेजनी, मसीहा या फिर इसको पैगंबर भी कहा जाता है इटली के एकीकरण का। और काबुल को जो है इसे एक राजनीतिक कहा जाता है, और गैरीवाल्डी को जो है इसे तलवार कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार। ठीक है, आपको पता है, बताए थे गैरीवाल्डी जो थे कुशल सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 18, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप और यंग इटली, यदि यंग है तो यंग कौन है? मैं ही तो यंग हूँ, मैं मतलब मेजनी, मेजनी ने किए थे। समझ में आ रही है? तो ये इन्होंने किया था। इसमें युवा लोग सदस्य थे। यदि हम बात करें थोड़ी इसके बारे में, आपको बता देना चाहते हैं कि इस संगठन की जो स्थापना करने से पहले जो है मेजनी वो कार्बोनरी का सदस्य था, बताए थे। और जब ये 1830-31 के विद्रोह में भाग लिया था सक्रिय रूप से, तो इसके लिए जो है मेजनी को जेल में डाल दिया गया था। और जब ये जेल से छूटा तो उस समय तक जो है कार्बोनरी संस्था जो थी वो समाप्त हो चुका था, इसलिए वो जो है विदेश चला गया और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये वहीं पे जो है इस संगठन की, यानी कि यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना की। इसके अलावा जो है 1851 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इटली की भी स्थापना की, फ्रेंड्स ऑफ इटली। क्वेश्चन नंबर 19, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? सन है 1815, 1820, 1818, 1848। तो हमारा सही आंसर है 1815। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जो 1870 में युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, ये सेडोन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो बताए थे इसके पहले ही, किसके द्वारा था? फ्रैंकफर्ट के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था जिन्होंने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। क्वेश्चन नंबर 23, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। फ्रांस, क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1804 में। ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है क्वेश्चन में मिल जाए 1815 या कुछ और मिल जाए, ध्यान में रखना है 1804। तो यदि हम थोड़ी नेपोलियन संहिता की बात करें तो नेपोलियन संहिता था क्या, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो नेपोलियन संहिता द्वारा जो है जो भी जन्मजात विशेषाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और सभी वर्ग के लोगों को कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया, यानी कि अब जो है कोई भी व्यक्ति हो वो सब समान है। तो नेपोलियन एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, अच्छे काम भी किए। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये पुनर्जागरण से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? अब देखिए, वियना कांग्रेस की बात हम कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। वियना कांग्रेस की यदि हम बात करें तो जब ऑस्ट्रिया के चांसलर जो कि मेटरनिक थे, उनके साथ जब ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ये सब प्रमुख राष्ट्र जो है मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में पराजित किया, तब जाके इसी वर्ष यानी 1815 में ही एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन को वियना कांग्रेस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? वियना कांग्रेस। और इसी सम्मेलन में जो है वियना की संधि भी हुई थी। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं था, तो हमने किसका नाम बताया, कौन कौन था जो कि नेपोलियन बोनापार्ट को हराया मेटरनिक के साथ मिलकर? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ये सब था। तो इसमें जो था वो कौन नहीं था? तो ये आपका जर्मनी नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ वो कब हुआ? 1688 में। क्वेश्चन नंबर 28, लाल कुर्ती का गठन किसने किया?
तो लाल कुर्ती की गठन, तो जो गोरे लोगों पे लाल कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो हमारा आंसर होगा गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया। हम टिप्स और ट्रिक के साथ चलेंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रांस और प्रसा के बीच कब युद्ध छिड़ा? तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब छिड़ा था? ये सीडाउन का युद्ध था, 1870 में छिड़ा था। क्वेश्चन नंबर 30, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार किया गया था? तो इसके पहले हम 26 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कौन संधि? वियना। देखिए वियना संधि का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि जो भी नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाया गया था उस परिवर्तन को समाप्त कर देना था और वहां पर निरंकुश शासन प्रणाली की स्थापना करना था, जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट के पूर्व का शासन था, वैसा ही वो मेटरनिक करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसा का शासक था, तो प्रसा का शासक कौन था? तो ये था हमारा विलियम प्रथम। तो आपको ये क्लास कैसा लगा हमें बताएं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगा। आप इस क्लास को रिवीजन के लिए जब देखेंगे तो आप अपने यूट्यूब में स्पीड को बढ़ा देंगे, आप 1.25 कर लेंगे या 1.5 कर लीजिए, जो भी आपको लगे वैसा कर लीजिए, रिवीजन अच्छा हो जाएगा कम समय में ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।